हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारों में तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर और आपके अपने परिश्रम बैच में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप सो मेरी आवाज क्लियरली आपको सुनाई दे रही होगी, मैं दिखाई दे रही होंगी। आज बच्चे हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ दी चैप्टर, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए, आपने अभी तक 3 लेक्चर्स कर लिए बेटा। आपको क्या सारे लेक्चर्स अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मतलब जो एक डर था ऑर्गेनिक को लेकर के, जैसे बहुत बच्चे समझते हैं अभी 11th जो है वो हमारी थोड़ी सी वीक रह गई, जिसकी वजह से हमें 12th में एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है या नहीं, मुझे प्लीज चैट में जरूर बताइएगा। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल सभी स्टूडेंट्स का? हेलो दिया, हेलो राघवेंद्र, हेलो अभिषेक, पीयूष, नव्या, दिवलीन, राखी, लक्ष्मी, शिवांगी, अंजलि, अर्पिता, गौरव, पूजा। क्या हाल चाल भाई सभी बच्चों का? एकदम बढ़िया। चलिए, आई होप सो आपको बेटा कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास से। पहले मैं ये क्लास जो है वो आज नहीं करने वाली थी, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सर्वाइकल पेन बहुत ज्यादा था। एक्चुअली बैक टू बैक क्लासेस हो रही हैं बहुत दिनों से, कभी 3 लेक्चर्स, कभी 4 लेक्चर्स, तो वो बैक टू बैक रेस्ट नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। लेकिन फिर आज सुबह की क्लास मैंने फिर ऑफ कर ली थी, तो मुझे बेटर फील हो रहा था। मुझे लगा नहीं, एटलीस्ट ली जा सकती है तो क्लास ले लेनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए मेरे को लगा अब मैं बेटर हूँ, आई कैन कम, आई कैन टेक क्लास, तो इसीलिए मैं आप सभी की क्लास में आ गई। तो इसीलिए कई बच्चों ने जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप देखा था तो उनको दे गॉट टू नो भी, हाँ मैम इज नॉट वेल, बट बेटा अब मैं ठीक हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा सर्वाइकल पेन था जो सुबह बहुत एक्सट्रीम था, चक्कर आने लग गए थे उसकी वजह से, इसलिए मैंने मैसेज पहले ड्रॉप कर दिया था। चलो शुरू कर सकते हैं आज की इस पर्टिकुलर क्लास को। चलिए, अच्छा जी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं भी मैम बेंजाइलिक हेलाइड में दिक्कत आ रही है। बेंजाइलिक हेलाइड एक बार बता दो। जरूर बेटा, बेंजाइलिक हेलाइड से बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दी सेगमेंट जिसको हम बेंजाइलिक हेलाइड कहते हैं। उससे पहले मेरे सितारों, स्वागत है आपका शौर्यस गैलेक्सी में, ठीक है। और आज की क्लास के अंदर बच्चे हम जो जो टॉपिक्स करने वाले हैं, लेट मी टेल यू। आइसोमेरिज्म बताऊंगी मैं आपको, हेलो एल्केन्स के अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट नेचर बताऊंगी, सी एक्स बॉन्ड का क्या नेचर होता है, किस तरीके से हम कार्बन और हेलोजन के बीच का एक बॉन्ड जो है वो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये बताना चाह रहा है, हम वो बताएंगे। फिर बेटा अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हेलो एल्केन्स का, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। चलो यार, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। तो आइसोमेरिज्म से पहले कुछ बच्चे आपके डाउट्स पूछ रहे हो जैसे आप लोग, तो मैं एक बार उसको केटर कर लेती हूँ, क्योंकि वो टॉपिक अगर क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। आपका सबसे पहला डाउट ये आ रहा है, मैम बेंजाइलिक हेलाइड क्या होता है, राइट? आपको बेंजाइलिक हेलाइड समझने में दिक्कत आ रही है। तो बेटा पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, बेंजाइलिक मतलब कुछ ना कुछ ये बेंजीन से रिलेटेड होगा, हेलाइड मतलब ये हेलोजन से रिलेटेड होगा, राइट। बेंजाइलिक मतलब ये बेंजीन से रिलेटेड है, हेलाइड मतलब हेलोजन से रिलेटेड है। अब अगर मैं तुम्हें पहले बोल दूं डायरेक्टली भी यार, हेलोजन को मैंने डायरेक्टली किसके ऊपर अटैच कर दिया, बेटे हेलोजन को अगर मैं डायरेक्टली अटैच कर देती हूं हमारे बेंजीन रिंग पर, तो वो एराइल हेलाइड बन जाता है। मान लो ये हेलोजन है, इसको मैंने डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे अटैच कर दिया, तो बेटा ये क्या बन जाएगा यार, ये बन जाएगा हेलो एरीन। क्या बन जाएगा बेटा? हेलो एरीन बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हो मैम ये बन जाएगा एराइल हेलाइड। इसे आप एराइल हेलाइड के नाम से भी जान सकते हो। अब प्रॉब्लम यहां पर ये क्या हो रहा है भी, मैम ये हेलो एरीन एराइल हेलाइड है, तो बेंजाइलिक क्या होगा? आपने बोला हेलोजन है, बेंजीन है, तो बेंजाइलिक कैसे बनेगा? तो डू यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था बेटा यहां पर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। पहली चीज, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? जब हेलोजन हमारे कैसे कार्बन से जुड़ा हो जो बेटा क्या हो, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, राइट। बेटा मुझे 1 मिनट का सिर्फ समय दोगे, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, वॉइस लो है, मैं वॉइस के लिए भी बोल देती हूँ।
हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा अब ठीक है, आवाज प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर देना, ठीक है। आवाज थोड़ी सी मैंने इंक्रीज करवा दी है, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। चलो यार वापस से आती हूँ बेटा, वापस से आती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी भी यार, हमने बोला बेंजीन है, हेलोजन है, तो उससे तो हेलोएरिन बन रहा है, एराइल एलाइड बन रहा है। बेंजाइलिक वो कब होगा, जब बच्चा हेलोजन किससे जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। लेकिन बेंजाइलिक लिखा है तो बेंजीन से अटैच होना कंपलसरी है, तो हम कहते हैं हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो बेटा बाद में बेंजीन से जुड़ जाए, जो बाद में बेंजीन से जुड़ा हो। मतलब मेरा जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये कार्बन, ये बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा, तब बेटा ये बेंजाइलिक बनेगा। और अगर बेटा मैं बोलूं इस कार्बन की तुम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे तो ये हमेशा sp3 आएगी। हमेशा क्या आएगी मेरा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी हमेशा। दिस इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइज। ये बेटा जी क्या होती है, ये बेटा जी आपकी बेंजाइलिक हैलाइड होती है, ठीक है। क्लियर हो गया, डन है जी, आगे बढ़ सकती हूँ। और कोई डाउट, और कोई डाउट फटाफट से बताइए, और कोई डाउट। अच्छा एक और चीज मैं आप सभी बच्चों को बोलना चाहूंगी, एक हमने कल ना स्ट्रक्चर किया था ऐसा करके, कुछ याद होगा आपको, ऐसा करके स्ट्रक्चर किया था। शायद मैंने गलती से बेटा आपको कॉमन नेम में ना, इस सॉरी आईयूपीएससी नेम में 1 क्लोरो लिखवा दिया था टॉलिन। 2 आईयूपीएससी नेम लिखवाए थे, इफ यू रिमेंबर, 2 आईयूपीएससी नेम लिखवाए थे। मैम ये हमारा 1 बोला था या ये 2 बोला था, या फिर बेटा ये 1 बोला था या 2 बोला था, किस बेसिस पे बोलते हैं मैम, हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चले तो क्लोरो और मिथाइल हमारे पास आता है, क्लोरो और बेटा मिथाइल हमारे पास आता है। तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिख रही थी तो मैंने आपको बोला था मैम दिस इज 1 दिस इज 2, तो बेटा इसका एक नाम तो हमने ये रखा था 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। और बेटा जो एक और नाम मैंने आपको बताया था, एक और नाम जो आप रख सकते हो बेटा, उसमें आएगा ये 2 क्लोरोटोलिन। रीजन बताती हूँ क्यों, गलती से यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, प्लीज इसको आप करेक्ट कर लेना क्यों ऐसा हुआ। बेटा अगर मैं इसको टोलिन के रिगार्ड में बता रही हूँ, टोलिन के नाम रिगार्ड में इसका नामकरण करूंगी, तो मैं जानती हूँ यार ये पूरा हिस्सा मेरा टोलिन है जिसपे CH3 लगा। अब बेटा हमेशा जब भी जी ग्रुप होगा तो जी ग्रुप को तो तुम यार 1 नंबर ही दोगे ना, अगर उसको 1 नहीं दूंगी तो देखा जाए तो उस पर 6 नंबर आ जाएगा, इस वजह से, ठीक है। इस वजह से दिस इज गोइंग टू बी 1 दिस इज गोइंग टू बी 2 और आपको 2 क्लोरोटोलिन वहां पे देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। मैम डाउट चेक कर लीजिए, और अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, फिर ही मैं आगे बढ़ूं। बेटा फटाफट से बताओ यार, sp3 में कंफ्यूजन है, प्लीज एक्सप्लेन। अंशिका बच्चा, sp3 कैसे देखा जाता है, आपको सिग्मा बॉन्ड देखने हैं, सिंगल बॉन्ड। जब भी कभी ऐसे सिंगल बॉन्ड होता है बेटा ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ऐसे 2 बॉन्ड मिलते हैं, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है बेटा, दूसरा बॉन्ड पाई होता है, तो सिग्मा बॉन्ड देखना है। ऐसे अगर 3 बॉन्ड बना दूंगी, पहला बॉन्ड बेटा सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, तीसरा भी तुम्हारा पाई होता है। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन देखो तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम देखो, पाई बॉन्ड को काउंट मत करो। अगर ये सम 4 आएगा तो sp3 होगा, अगर सम 3 आएगा तो sp2 होगा, अगर सम 2 आएगा तो बेटा sp होगा। ये होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन देखने का तरीका, ठीक है। मैम विनाइलिक एंड विनाइलिक भी रिपीट कर दीजिए। अरे भाई विनाइलिक में क्या दिक्कत आ गई बेटा, देखो देखो बेटा विनाइलिक की बात करते हैं तो विनाइलिक हैलाइड को पहले समझने की कोशिश करो। यहां हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है बेटा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसे मैम, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद से डबल बॉन्ड बना रहा है, जो खुद से डबल बॉन्ड बना रहा है। अब मैं इसकी एक बार वैलेंसी आपको पूरी करके बताती हूँ। अब बेटा एक बार देखो, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करते, कैसे चेक करेंगे मैम, ये कार्बन ने, इसको ओपन करके लिखो। पता है तुम्हें अगर कंफ्यूजन हो रही है ना हाइब्रिडाइजेशन देखने में, बेटा सारे एटम्स को अलग से शो कर दो। कर दिया, कर दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे मैम, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। कितने सिग्मा है मैम इस कार्बन पे, 3, तो 3 के लिए यार क्या होता था sp2। समझ आई कहानी, क्लियर हो गया सभी बच्चों को, क्लियर हो गया बेटा। कितने रजिस्टर बनाने, एक ही रजिस्टर बनाना, कितने क्या बनाने। हाँ अगर तुम्हें क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो तुम्हें लग रहा है शौर्यस गैलेक्सी के तुम्हें मैं कहूंगी एक रजिस्टर में नहीं करना, तो उसको तुम कर सकते हो, अदरवाइज तो बेटा एक ही बनाना है, ठीक है। चलो यार डन हो गया है, ठीक है। डाउट्स आई होप सो क्लियर हो गए होंगे बच्चे। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हमारे सेगमेंट जिसका नाम है आइसोमेरिज्म से। किससे स्टार्ट करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माय सेगमेंट जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। अब आपने बेटा
क्या जो आपकी क्लास 11वीं है उसके अंदर आपने आइसोमेरिज्म को सुना होगा, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, इतना कुछ सुना होगा, राइट। हमारे हेलो एल्केन्स में अभी जो हमें आइसोमेरिज्म पढ़नी है वो सिर्फ हमारी दो तरह की आइसोमेरिज्म है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं। जब हेलो एल्केन्स के अंदर मैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जाऊंगी तो मैं आपसे वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी जिक्र करूंगी। फिलहाल जो हमें अभी आइसोमेरिज्म पढ़नी है वो हमारी बेस्ड है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पहली दो टाइप्स पर, तो हम उस पर स्टार्ट करना जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो बेटा आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा केमिस्ट्री में ना कभी भी आइसो शब्द मिल जाए इसका मतलब होता है सेम, कभी भी मिल जाए, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टर, आइसोडायाफर, आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब मेरा बच्चा सेम होता है, सेम होता है। मेरिज्म का मतलब क्या होता है बेटे? मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट्स। क्या मतलब होता है मैम? मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट्स। क्या चीज सेम होगी, किस चीज की हम सेम बात कर रहे हैं, है ना? तो बेटा यहां पे ध्यान से देखने की कोशिश करना। जब मैं बोलती हूं व्हेन टू कंपाउंड्स, क्योंकि मैं दो कंपाउंड को कंपेयर कर रही हूं, है ना, तो मैं कह रही हूं व्हेन टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर किन्हीं दो कंपाउंड का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है बच्चा? सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है बच्चा? सेम है। लेकिन कोई भी एक प्रॉपर्टी, कोई भी बच्चे एक प्रॉपर्टी क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए, तो वो क्या बन जाता है? आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? मैंने बोला मैम मैं किसी भी दो कंपाउंड को कंपेयर कर रही हूं, इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था मेरा बेटा? याद करो मैम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था जब हम एग्जैक्ट नंबर लिख देते थे, है ना, एग्जैक्ट नंबर कार्बन के, एग्जैक्ट नंबर हाइड्रोजन के, एग्जैक्ट नंबर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी दिया सभी के एग्जैक्ट नंबर लिख देने से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता था। तो अगर मैं बोलूं दो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अलग हो जाती है जिसकी वजह से बेटा आइसोमर बनता है, बट at least one property is different, but at least one property is different मेरा बेटा। एक प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा पुत्र जी? एक प्रॉपर्टी जो है आपकी वो अलग हो जाएगी। अब बेटा यहां पर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। आइसोमेरिज्म बेटे, आइसोमेरिज्म जो है बेटा ये दो तरह की होती है। आइसोमेरिज्म बेटा दो तरह की होती है। पहली टाइप जो हम यहां पे पढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो अपनी होती है इसको बेटा जी स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जब मैं जिक्र करती हूं तो बात तो वही होगी, उन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन कोई भी एक प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। अब वो कोई प्रॉपर्टी क्या अलग होगी? वो उसके नाम में उसकी बात छुपी हुई है, उसके नाम में उसकी बात छुपी हुई है। अगर तो उसके स्ट्रक्चर में अंतर आएगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, अगर तो मैम उसकी पोजीशन 3D में अंतर आएगा तो वो स्टीरियो है। स्टीरियो कब होता है? जब 3D में बेटा, 3D में क्या होता है उसका स्ट्रक्चर के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, 3D स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, ठीक है, पोजीशंस अलग होती हैं, तो बेटा स्टीरियो होता है। तो स्ट्रक्चरल के अंदर जो हमें पढ़ना है, स्ट्रक्चरल फर्दर डिवाइडेड होती है बेटा चेन आइसोमेरिज्म में। सेकंड हमारे पास आती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म बेटा। थर्ड हमारे पास आती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर हमारे पास आती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म बेटा। फिर हमारे पास आती है फिफ्थ टाइप मेटामेरिज्म, और सिक्स्थ टाइप आती है टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की फर्दर टाइप्स बोलूं तो बेटा एक इसके अंदर होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और बेटा एक होता है इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आपको क्या भी पढ़ना है मैं उसकी बात करने जा रही हूं। मैम हमें अभी सिर्फ और सिर्फ चेन और पोजिशनल पढ़ना है, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ चेन और पोजिशनल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। शुरू करें बेटा, शुरू कर सकते हैं। जो हमें अभी पढ़ना है, हमें जिससे अभी मतलब है, तो सबसे पहले मैम मुझे मतलब है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जो मुझे अभी पढ़ना है वो मेरे पास कौन सी कैटेगरी आती है भाई? नंबर 1
जो आती है दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। कौन सी आती है बेटा? चेन आइसोमेरिज्म आती है। चेन आइसोमेरिज्म को ध्यान से देखना, जब मैं तुम्हें बोलूं किन्हीं भी दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यार सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यार सेम है, लेकिन अंतर किस में है मैम? अंतर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ उसकी चेन में, डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ चेन में। बेटा ये मेटामेरिज्म लिखा है, टॉटोमेरिज्म लिखा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चेन आइसोमेरिज्म में क्या लिखेंगे मैम? सेम क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम क्या होगा? मॉलिक्यूलर बेटा फॉर्मूला सेम होगा, पर डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा साइज किसका? पेरेंट चेन का, साइज ऑफ पेरेंट चेन या फिर बेटा साइड चेन। साइड चेन या पेरेंट चेन के साइज में अगर अंतर आ जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म बन जाएगा। अपन इसके एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है बेटा। ये दो ही पढ़ना है अभी हमने, सिर्फ ये दो ही पढ़ना है, ये दो ही पढ़ना है। चलें शुरू करें बेटे, नोटेड आ जाए एक बार बेटा। मैम योर हैंड राइटिंग इज नॉट क्लियर। वृंदा बच्चा कहाँ क्लियर नहीं है बता दो या दोबारा बता देती हूँ। चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ठीक है बोलो बच्चे। मैम आपने जैकेट क्यों पहना है? क्योंकि मैंने पीडब्ल्यू की बेटा टी शर्ट नहीं आज डाली है, ठीक है, और मैंने इसलिए जैकेट डाला है। और दूसरा यहाँ पे एसी बेटा बहुत ज्यादा उस पर चलता है, क्या ही बोलूँ, सिर दर्द होने लग जाता है। और वैसे भी आज थोड़ी सी तबीयत ठीक भी नहीं है, सिर दर्द, सिर भारी, पूरा ऐसे कंधा बहुत पेन है, ठीक है, क्योंकि ऐसे पढ़ा रहे होते हैं ना, ऐसे लिख रहे होते हैं, तो वो सर्वाइकल दिक्कत हो गई है थोड़ी सी। चलो आ जाओ बेटा, देखो एग्जाम्पल देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म का। लेट्स अंडरस्टैंड बेटे। जैसे मान लीजिए मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, एंड बेटा एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको CH3, एक और ले लेते हैं इसमें, एक और ले लेते हैं बेटा CH2 Br, एंड बेटा CH3 CH CH3 CH2 बेटे Br। मान लीजिए आपके पास ये दो एग्जाम्पल्स है, मान लीजिए बेटे आपके पास ये दो एग्जाम्पल्स है। अब इन दो एग्जाम्पल्स में मैं तुमसे पूछूं बेटा नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो तुम बोलोगे मैम नेमिंग कहां से करनी है? नेमिंग हम इधर से करेंगे जहां से ब्रोमीन पास पड़ रही है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, बेटा फोर्थ कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां देखते हैं मैम, यहां से भी इधर से होगी फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। बेटा यहां जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन एटम है? हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है बेटा, मैं थिकनेस इसकी कम कर देती हूँ, मे भी शायद उस वजह से ना हो रहा, ठीक है। अब मुझे बताना मैम यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो यार मेरे ये मेन चेन है, दिस इज माय मेन चेन। अब ठीक है बेटा, मैं बहुत बड़ा बड़ा भी लिख रही हूं यहाँ पे ताकि दिक्कत ना आए। ये मेरी क्या है? मेन चेन है, या फिर बेटा मैं इसको पेरेंट चेन भी कह सकती हूं। कितने कार्बन की है मैम? 4 कार्बन, 4 कार्बन। अच्छा इधर आ जाओ, कितने कार्बन की मेन चेन, पेरेंट चेन दिख रही है? पेरेंट चेन मैम 3 कार्बन की दिख रही है, और ये जो नीचे है ये क्या है भाई? मैम ये साइड चेन है, 1 कार्बन की। बेटा वहां पेरेंट चेन 4 कार्बन की, यहां पेरेंट चेन 3 कार्बन की, चेन की साइज में अंतर आ गया, लेकिन क्या हुआ बेटा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, यहां इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछूं मैं, यहां बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछूं कितना आएगा बेटे? आप बोलोगे मैम 4 कार्बन। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 3 और 2 5, 7 9 हाइड्रोजन और साथ में Br। मैम यहां बात करेंगे अगेन बेटा टोटल कार्बन 4, टोटल हाइड्रोजन देख लो यार, 3 और 4 5 6 और 3 9 और Br। तो बेटा ये एक दूसरे के क्या बन गए? चेन आइसोमर्स बन गए। ये बेटा एक दूसरे के क्या बन गए? चेन आइसोमर्स बन गए। क्या पहली टाइप क्लियर हो गई बेटा? क्या पहली टाइप सभी बच्चों को क्लियर हो गई है? वेरी गुड यार। चलिए दूसरी टाइप पे चलते हैं जिसका नाम है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, या पोजिशन आइसोमेरिज्म के नाम से भी आप इसको जानते हो, ठीक है। चले आगे। कैन आई मूव ऑन
टू द नेक्स्ट पार्ट मेरा बेटा, रेडी है, आगे बढ़े, नोटेड आ जाए एक बार चैट में यार। अच्छा दोनों के नाम भी बता दो मुझे, नाम क्या होंगे इनके, नाम क्या होंगे इनके? मैम ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, और ये क्या होगा मैम? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, है ना? ग्रेट ग्रेट। चलो बच्चा, सेकेंड टाइप जो हम देखने जा रहे हैं बेटा, सेकेंड टाइप आती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। कौन सी आती है बेटा? पोजिशनल आइसोमेरिज्म आती है बेटा जी। क्या होती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म बेटा? अगेन जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाए सेम, किसमें अंतर आ जाए? अब पोजीशन में। बेटा जो नाम है वही उसका काम है, जो नाम है मेरा बच्चा वही उसका काम है। ध्यान से देखना, हम क्या बोलेंगे मैम? यहां पर भी क्या होगा? सेम मैम, यहां पर भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है, पर डिफरेंस क्या आएगा यहां मैम? यहां डिफरेंट पोजीशन होगी, डिफरेंट पोजीशन होगी किसकी? या तो मैम मल्टीपल बॉन्ड की, या तो मैम मल्टीपल बॉन्ड की, या फिर मैम फंक्शनल ग्रुप की, या फिर मैम फंक्शनल ग्रुप की, या फिर मैम एक्स्ट्रा ग्रुप की, या फिर एक्स्ट्रा ग्रुप की, जैसे ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, इनकी जगह बदल जाना, इनकी जगह बदल जाना। मैम एक एग्जाम्पल लेकर के बताओ, मैम एक एग्जाम्पल लेकर के बताओ बेटा, एग्जाम्पल ध्यान से देखना। पहला ये केस, पहला ये केस बेटा, दूसरा केस देखना। अब बताओ मुझे, अब बताओ, पहले मुझे बताना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों केसेस में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा दोनों केसेस में क्या होगा? तो मैम यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट करें, 3 2 5 6 7 और 9 हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। यहां चेक करते हैं मैम, टोटल 4 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 3 और 4 5 6, 6 और 3 9, और है हमारे पास ब्रोमीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कहां पर अंतर आ रहा है मैम? यहां पे ब्रोमीन कहां अटैच्ड है? फर्स्ट कार्बन पे। यहां ब्रोमीन कहां अटैच्ड है? सेकंड कार्बन पे। तो यहां पोजीशन में फर्क है, यहां पोजीशन में फर्क है बेटा, तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? हो गया भाई? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? डन एवरीबॉडी। चलूं आगे बेटा। अब आपके एनसीईआरटी के अंदर बेटा एक सवाल दिया गया है आइसोमेरिज्म से, इस वजह से मैं आपको ये पढ़ा रही हूं, और कोई रीजन नहीं है 11th के इस टॉपिक को दोबारा करवाने का। एनसीईआरटी में बकायदा क्लास 12th में क्वेश्चन दिया है, प्लीज इंक्रीज द लेवल दैट्स टू बेसिक। आई इवन नो बेटा, जब अगर बेसिक टॉपिक भी आपके सिलेबस में है तो मुझे तो आपको वो बेसिक टॉपिक भी करवाना पड़ेगा ना बेटा। आई कैन नॉट स्किप दैट टॉपिक एज वेल, मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ संयम बच्चे, ठीक है? मुझे तो हर तरीके से बेटा, मेरे को तो जिस बच्चे को समझ आ रहा है उसको भी करवाना है, जिसको नहीं आ रहा है उसको भी करवाना है, ठीक है बेटा? चलो नोटेड आ जाए एक बार बेटा, मैं आगे बढ़ूं यार। नोटेड आ गया, ग्रेट बेटा। ये है आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6.1। दिस इज द एग्जाम्पल 6.1 जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये टॉपिक पढ़ा रही थी। आई नो आप में से बहुत बच्चों ने शायद पहले पढ़ा होगा, बट बेटा आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड, मेरे लिए सब बच्चे अभी 0 लेवल पे बैठे हैं। मैं हमेशा ये लेके चलती हूँ 12वीं का बच्चा जब आता है तो उसको 11वीं नहीं आती होती है, आती भी होगी तो मैं उसको दोबारा करवाऊंगी, इस तरीके से भी उसके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते जाए, ठीक है? ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल दी 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वो कह रहा है आपने बेटा जी यहाँ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं 8, ठीक है, जो यहां से आइसोमर बनते हैं। कौन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से? C5H11Br, C5H11Br से, ठीक है? नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोमाइड की कैटेगरी में भी आप डालोगे। आओ करते हैं शुरू बेटा। हमें दिया गया है C5H11Br। चलिए देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पहले हम चेन आइसोमेरिज्म बनाना शुरू करते हैं, ठीक है? 5 कार्बन है बेटा, देखो मैं वैलेंसी सबकी बाद में पूरी करूंगी, 1 2 3 4 और 5, और मैंने लगा दिया बेटा ब्रोमीन। बेटा अब मैं क्या करूंगी, इसकी चेन का साइज
छोटा करती चली जाऊंगी। तो बेटा अब मैंने 5 से 4 कार्बन कर दिए और ब्रोमीन अभी भी फर्स्ट पे लगा दिया और एक कार्बन को इधर लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अब देखना, पहली बात अभी मैं चेन के साइज को ही स्मॉल कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। इसी चेन के साइज को स्मॉल करके एक कार्बन को बेटा मैंने यहां कर दिया। अगर एक बार कार्बन यहां लगाए तो एक बार यहां भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है मैम, ठीक है। 3 बेटा यहां मैंने स्ट्रक्चर बना दिए। अब 4 से साइज छोटा करके मैं 3 कार्बन पे लेकर आ रही हूं। मेन चेन में सिर्फ 3 कार्बन, टोटल 5 करने हैं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं। मैम 4 तो आपने बना दिया, पोजिशनल आइसोमर्स बनाए, चेन आइसोमर्स आपने बना दिए, 4 की चेन, 5 की चेन, 4 की चेन और 3 की चेन। 2 की चेन नहीं हो सकती है, 2 की चेन नहीं हो सकती है ना। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मैम पोजिशनल आइसोमेरिज्म देखनी है, पोजिशन बदलनी है ब्रोमीन की। अगर ब्रोमीन को इसी चेन में मैं सेकेंड कार्बन पे लगा दूं, 1 2 3 4 और 5, और यहां ब्रोमीन लगा दे, ठीक है। और एक और मैम यहां बना लेते हैं, अगर मैं सेंटर वाले पे लगा दूं ब्रोमीन को, मैम कितने बन गए, 6 बन गए। अच्छा यहाँ पे बेटा ब्रोमीन फर्स्ट पे लगा हुआ है कार्बन पे, ठीक है, आपने कार्बन की जगह बदली, आप ब्रोमीन की भी तो जगह बदल सकते हो। एक और देखते हैं, यहाँ पे अगर कार्बन लगा तो मैं यहाँ भी तो ब्रोमीन लगा सकती हूँ। आई कैन डू दी सेम थिंग, आई कैन डू दी सेम थिंग। देख लीजिए 7 बना दिए। अब एक और देखते हैं मैम, एक और देखते हैं मैम। मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं भी, आपने अगर ये केस लिया तो ब्रोमीन को यहां लगा दिया जाए। तो बेटा ये 8 पॉसिबल केसेस हमने यहां ड्रॉ कर दिए हैं। दीज आर दी 8 पॉसिबल केसेस बेटा जो हमने ड्रॉ कर दिए हैं। क्या सभी बच्चों को मैं 8 पॉसिबल केसेस बता पाई यहां पर? 8 पॉसिबल केसेस बता पाई यहां पर? कम ऑन एवरीबॉडी, 8 पॉसिबल केसेस बता पाई, समझा पाई मेरा बच्चा? हाँ जी एवरीबॉडी। चलो अब बेटा आप इनकी वैलेंसी पूरी करना चाहते हो तो वैलेंसी पूरी करके लिखोगे। मैम एक कार्बन, एक 4 बॉन्ड बनाते हैं, एक बना गया, 3 रह गए हाइड्रोजन साथ, तो हमने इन सबकी वैलेंसी को पूरा कर देंगे, सबकी बेटा वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। इस तरीके से राइट बेटा, सभी को क्लियर हो गया? बोलो बेटा। 2 कार्बन की नहीं बन सकती बेटा, बना करके देख लो, पॉसिबल नहीं है। तुम्हें फॉर्मूला यही इसी फॉर्मूला से बनाना है ना बेटा। आइसोमर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। मैम सेकंड और थर्ड सेम है, सेकंड और थर्ड बेटा कैसे सेम होंगे? यहाँ ब्रोमीन फर्स्ट पे लगा है तो जो CH3 ग्रुप है वो इधर सेकंड पे लगा है, जबकि ब्रोमीन फर्स्ट पे लगा है, CH3 थर्ड पे लगा है। सेम नहीं है बेटा, सेम नहीं है, ठीक है, ठीक है बच्चे। देखिए यहां पर देखिए, अब बाकी इनकी वैलेंसी को पूरी कर देते हैं। चलो जी, अब मैं चाहूंगी सभी बच्चे इनका नेमिंग करें। एवरीबॉडी प्लीज स्टार्ट विद द नेमिंग पार्ट। उन्होंने बोला है हमें इनकी नेमिंग भी करनी है, हमें बेटा इनकी नेमिंग भी करनी है। एक बार रिपीट कर दो ना, ध्यान से देखो बच्चा। वो बोल रहा है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इससे पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाओ। बेटा आपको पता है 2 तरह के मैंने बताए थे। पहला मैंने आपको बताया था चेन होता है, दूसरा पोजिशनल। चेन में बेटे क्या होता है, आपकी जो मेन चेन है उसका साइज बदलो या साइड चेन का साइज बदलते जाओ, यही होता है। हाँ जी, तो मेन चेन 5 कार्बन की मैंने पहले स्ट्रेट चेन बनाई, फिर बेटा मैंने उसको 4 कार्बन की किया तो एक CH3 को मैंने ब्रांचिंग में डाल दिया, ब्रोमीन की जगह भी मैंने नहीं बदली। फिर बेटा मैंने 4 की रहने दी, CH3 की जगह बदल दी। अब मैंने 4 से 3 की चेन बना दी, 3 की बनाई तो एक CH3 ऊपर एक नीचे आ गया। अब और चेन तो नहीं बन सकता, पर हाँ ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, CH3 की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पहले ब्रोमीन सभी केसेस में फर्स्ट कार्बन पे लगा, इधर भी फर्स्ट पे लगा। अब ब्रोमीन को सेकंड कार्बन पे लगा दो या ब्रोमीन को थर्ड कार्बन पे लगा दो। तीसरा केस बेटा, अब मैंने ये वाला उठाया केस, इसमें ब्रोमीन फर्स्ट पे लगा, CH3 सेकंड पे है, तो इस बार ब्रोमीन को इधर लगा दो, लगा दिया। अब ये भी तो हो सकता है CH3 के ऊपर ब्रोमीन को लगा दो, तो इधर लगा दिया। जब तक ये नहीं बनाओगे बेटा तब तक तुम्हें नहीं समझ आएगा, नहीं बनाओगे नहीं आएगा। तो बेटा मैं ये फर्स्ट मॉलिक्यूल कंसिडर कर रही हूँ। बेटा फर्स्ट मॉलिक्यूल का नाम होगा 1-ब्रोमोपेंटेन, 1-ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है। बेटा ये मेरा सेकंड कंपाउंड है, दिस इज माय सेकंड कंपाउंड जो मैं यहाँ लेने जा रही हूँ। बेटा ये बेटा क्या होगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो बेटा यहाँ पे 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल है, तो मैम इसका नाम होगा 1-ब्रोमो। ABCD के अकॉर्डिंग चलेंगे, 2 मिथाइल, मैम आगे क्या आएगा, ब्यूटेन।
चलते हैं भाई इस केस के अंदर, थर्ड केस के अंदर बच्चे। थर्ड केस के अंदर अगेन बेटा नंबरिंग कहां से होगी, वहां से होगी, यहां से होगी। लॉजिकली सोचो, मैं वहां से चलूं तो सेकंड पे CH3 और फोर्थ पे ब्रोमीन आ रहा है, यहां से चलूं तो फर्स्ट पे ये और हमारा थर्ड पे क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। कोई बच्चा बता सकता है इसका नामकरण कैसे होगा, इसका नामकरण कैसे होगा? एनीबडी एनी आइडिया? तुम्हें क्या लगता है? मैम अगर मैं यहाँ से चलती हूँ तो मेरा यहाँ से फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड थर्ड और फोर्थ पे आ रहा है, तो क्या नाम होगा? हाँ जी, क्या ये लिखने की जरूरत है? मैम क्यों नहीं लिखना भाई, क्वेश्चन है बेटा आपकी एनसीईआरटी का, क्यों नहीं लिखोगे? लिखना है, ऑब्वियसली लिखना है बेटा, बकायदा ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर बेटा दिया गया है। अच्छा अब ये वाला केस बताइए जो मैंने आपको दिया है, इसको 1 ब्रोमो करके ही चलेंगे हम लोग क्योंकि ब्रोमीन को प्रायोरिटी मिलेगी। 1 2 3 4 चलेगा, तो मैम ये होगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, फोर्थ कंपाउंड इसको मैंने लिया था, तो यहाँ पे बेटा 1 2 3। अब बेटा यहाँ पे CH3 CH3 दो बार है, एक बार ब्रोमीन है। मैम ब्रोमीन ABCD पहले आएगा, 1 ब्रोमो, उसके बाद बेटा हमारे पास आएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए। क्लियर हो गया? अब बेटा मैं यहाँ फिफ्थ कंपाउंड पे चलने वाली हूँ। फिफ्थ कंपाउंड को देखो तो मैम ये सिंपल है, 2 ब्रोमो पेंटेन, और बेटा ये सिक्स्थ में के अंदर सिंपल है अगेन, ये बेटा 3 ब्रोमो पेंटेन है, 3 ब्रोमो पेंटेन है। यहां देखते हैं बेटा, आ जाइए यहां देखते हैं, दिस इज दी सेवेंथ को देखेंगे तो नंबरिंग यहां से होगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए, तो दिस इज 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसको देखें तो यहां से नंबरिंग होगी बेटा, 8th वाला जो आपका है, क्या नाम होगा इसका मैम, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल बेटा ब्यूटेन। तो बेटा इस तरीके से आइसोमेरिज्म का आपका एक ये सवाल क्रिएट होता था जो मैंने आपको करवा दिया। दिस वाज द क्वेश्चन जो आइसोमेरिज्म का बेटा क्रिएट होता है, ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है भाई, और मेरे लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है जब मैं बच्चे को प्रिपरेशन करवाती हूँ। यू में फाइंड इट भी मैम, एनसीईआरटी हम खुद से भी कर सकते हैं, पर बेटा मैं ये सोचती हूँ भी पता नहीं तुम लोग घर पे करते भी हो गया नहीं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ बेटा भी तुम लोगों को क्या करना है, रिविजन करना है अच्छे से। बेटा यहाँ 2 हाइड्रोजन आएगा, इसकी वैलेंसी भी देख लेना भी, तुम लोगों को घर पे सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। क्लियर बेटे? कैन यू एक्सप्लेन फोर्थ वन? बेटा 3 कार्बन की चेन करूंगी, मुझे 5 कार्बन टोटल करने हैं, एक ऊपर एक नीचे कर दिया, ब्रोमीन की जगह मैंने नहीं बदली, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ू बेटा, चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स। एक बार नोटेड बता दो, नोटेड आ जाए तो मैं आगे बढ़ू, नोटेड आ जाए तो मैं आगे चलूं, नोटेड आ जाए मेरा बेटा। अब मेरी 1 मिनट बात सुनो बेटा, फर्स्ट टाइम कर रहे हो सकता है किसी बच्चे से कोई स्ट्रक्चर ना बना हो, तो आप लोग एक छोटा सा काम करोगे, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से अटेम्प्ट करोगे और फिर से चेक करोगे, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटे, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जिसका नाम है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? हाँ बेटा फेयर नोटबुक में ही करना है बेटा। जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसका नाम है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब पहली बात तो बेटा ये समझते हैं ये CX बॉन्ड क्या है, व्हाट इज दिस CX बॉन्ड, ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है? बेटा ये कार्बन है और आपको पता है मैम दिस इज हेलोजन, ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बन है और ये हमारा हेलोजन से जब अटैच्ड है, तो मैं इनके बीच के बॉन्ड की बात करने जा रही हूँ भी कैसा बॉन्ड है, इस बॉन्ड की वजह से इन दोनों पे कैसे चार्जेस आते हैं, मैं उसकी बात करने जा रही हूँ। क्यों करने जा रही हूँ? क्योंकि मैम आप भले ही हेलो एल्केन देख लो, आप भले ही हेलो एल्केन देख लो, आप भले मैम हेलो एरीन देख लो, आप सभी केसेस में देखोगे भी जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ CH3 CH2 Br, तो बेटा ये Br इस कार्बन से जुड़ा है। अगर मैं यहाँ हेलो एरीन को देखूं तो बेटा ये Br भी आपके इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से अटैच्ड है जो यहाँ बेंजीन रिंग का है। तो बेटा ये मैं इसी बॉन्ड की बात करने जा रही हूँ जो कार्बन और ब्रोमीन या कार्बन और फ्लोरीन या कार्बन और आयोडीन या कार्बन और मैं कह सकती हूँ आपके फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनमें से किसी के साथ भी बन रहा है, किसी के साथ भी बन रहा है। कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं, क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, हम इसके प्रति बेटा मूव करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा प्यारा सा बच्चा टॉपिक आपका क्रिएट होता है। पहली बात तो आपको ये बताती हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं।
उसके बाद शायद हमारे लिए कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। बेटा मान लीजिए अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं नेचर में, मैंने बोला आई एम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैं क्या करूंगी, अपने प्रति नेगेटिव चार्ज को खींचने की कोशिश करूंगी। अगर बेटा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो मैं अपने प्रति नेगेटिव चार्ज को खींचने की कोशिश करूंगी। क्या करूंगी, कोशिश करूंगी, ठीक है। अपने पास नेगेटिव चार्ज को अगर मैं खींचने की कोशिश कर रही हूं तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, और अगर मेरे पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेटा तो उसकी वजह से मेरे पे क्या, कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव डेवलप होगा। समझ रहे हो, कोई भी दो चीजें जो होती हैं वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की है बेटा, उनकी वजह से एक दूसरे पे कोई ना कोई चार्ज डेवलप होता है। कैसे, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बेटा मान लो मैं हूं, मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में है तो मैं न्यूट्रल हूं, जीरो चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है। बेटा तुम मुझसे, ठीक है, पॉजिटिव ले जाओगे तो मेरे पे कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव। समझ रहे हो, कौन सा बचेगा बच्चा, नेगेटिव बचेगा। इन दी सेम फॉर्मेट अगर पॉजिटिव नेगेटिव मेरे पास है, तुम मेरे से नेगेटिव ले गए तो मेरे पे क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। ये समझा पाई, ये समझा पा रही हूँ। अब इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। बेटा ये कार्बन है, ये हेलोजन है और ये इनके बीच का बॉन्ड है। बेटा एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बेटे, मैम एक बॉन्ड पे एक और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मानते हो मैम, एक बॉन्ड पे एक और दो इलेक्ट्रॉन मैम होते हैं। मुझे बताना कार्बन और हेलोजन में से, कार्बन और हेलोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, किसकी ज्यादा टेंडेंसी है भी वो अपने पास नेगेटिव चार्ज को खींच सके, हेलोजन की। सुना होगा ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मैम बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पूरे पीरियोडिक टेबल में मैम फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सुना है, हाँ जी। तो अगर बेटा हेलोजन की टेंडेंसी क्या है भी मैम, हेलोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। तो इन एक्चुअल अगर तुम इसको देखोगे बेटा, ये जो आपको देखने को मिलता है, कैसा देखने को मिलता है, ये बेटा कुछ ऐसा देखने को मिलता है भी ये नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में, प्रेजेंट तो दोनों के बीच में है, पर थोड़ा सा हेलोजन के पास ज्यादा है, थोड़ा सा हेलोजन के प्रति थोड़ा सा ज्यादा है। ये इस वजह से हेलोजन पे कैसा चार्ज लेकर के आता है, हेलोजन पे पार्शियल चार्ज लेकर के आता है, नेगेटिव का। और ये जो कार्बन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आता है। अब ऐसा क्यों हुआ, पहली बात, हेलोजन के पास नेगेटिव आ रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। कार्बन से दूर जा रहा है, मैं कार्बन हूं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, तुम मुझसे नेगेटिव लेके जा रहे हो, मेरे पे तो पॉजिटिव बचेगा ना, तो मैं तो कार्बन हूं, मेरे पे पॉजिटिव बचेगा, मेरे पे क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, तो मेरे पे पॉजिटिव आया। अब ये आधा चार्ज क्यों लगाया, ये ऐसा क्यों लगाया, ऐसा क्यों लगाया या ऐसा क्यों लगाया, आपने सीधा ये क्यों नहीं लगाया। ये इसका मतलब क्या होता है भी अभी बॉन्ड नहीं टूटा। पार्शियल या आधे चार्ज का मतलब क्या होता है, ये भी अभी बॉन्ड नहीं टूटा, जब तक बॉन्ड नहीं टूटा आधा आधा चार्ज लेकर के जाएंगे, ठीक है। जब बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, टोटल पॉजिटिव आएगा या टोटल नेगेटिव आएगा। पॉइंट समझा पा रही हूं बेटा, हर एक चीज को समझोगे। पेपर में ना इन चीजों के नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं बेटा, हमें एग्जामिनर को हर एक चीज बतानी है जो हमें पता है। मुझे पता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है, मुझे पता है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मुझे पता है ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उसके पास होगी, और मुझे ये भी पता है कि पार्शियल चार्ज क्यों आया, क्योंकि मैम अभी बॉन्ड नहीं टूटा, बॉन्ड नहीं तोड़ा आपने, जिसकी वजह से चार्ज की डेवलपमेंट हुई। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दी tendency to, it is the tendency to attract shared pair of, pair का मतलब जोड़ी, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। It is the tendency to attract shared pair of electron towards itself, shared pair of electron towards itself due to difference in electronegativity, इसमें और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, ड्यू टू
difference in electronegativity, partial charges develop on both the atoms. भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से पार्शियल चार्ज डेवलप होता है दोनों एटम्स के ऊपर. मैं समझा पा रही हूं आप लोगों को, मतलब मेरी पॉइंट आप लोगों तक पहुंच पा रहा है. ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा. अब आगे बढ़े, कह रहा है मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट. हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ आ गया, हमें दोनों में डिफरेंस समझ आ गया, हमें ये चीज क्लियर हो गई. अब हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल इस टॉपिक से जो पूछे जाते हैं, अब हम उन सवालों को समझेंगे. कैन वी मैम प्लीज चेक करो वॉइस. सर वॉइस एक बार चेक करना, वॉइस चेक करना. चलो आगे बेटा, नोटेड हो गया मेरा बेटा, नोटेड हो गया, सभी ने नोट कर लिया है. ग्रेट ग्रेट. अब बेटा देखना, ध्यान से समझना, एक एक चीज समझा रही हूं बेटा. CX की जगह पे सारे हेलोजन लिखे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. बेटा जब कार्बन फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, इन सब से जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा यार, तो क्या करेगा यार ये बेटा ध्यान से देखो. मुझे लॉजिकली पहले तो इतना बताओ, सभी में कार्बन कॉमन है मैम, सभी में कार्बन कॉमन है. मुझे तो सभी में कार्बन कॉमन दिखाई दे रहा है. क्या अलग हो रहा है मैम, हेलोजन चेंज हो रहा है. कैसे चेंज हो रहा है मैम, आपका कैसे मन किया मुझे तो यही हेलोजन लेकर आना है, मैं पहले ब्रोमीन को लेकर आऊंगी, फिर फ्लोरीन को लेकर आऊंगी, फिर क्लोरीन को लेकर आऊंगी. मेरा बेटा पीरियोडिक टेबल को मत भूलो, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आएगा एज पर दी एटॉमिक नंबर. बेटा ये सब अरेंज्ड है, समझ रहे हो. तो बेटा यही हमारे हेलोजन है जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं. जब हाई वॉइस होती है तो शायद आवाज कटती है. ठीक है, देखो भाई ध्यान से, कार्बन कॉमन है तो हम ये कह सकते हैं मैम, अगर मैं देखूं टॉप टू बॉटम, ये क्या टॉप है बेटा, ये बॉटम है. टॉप टू बॉटम अगर मैम हम चले तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है मैम, हो रहा है. क्यों हो रहा है मैम, क्यों हो रहा है मैम, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं. कैसे बढ़ रहे हैं मैम, मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है. एक बार बता दो, है ना बेटा, मुझे एक बार बताना. तुम्हें पता है फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन. मान लो जैसे ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास फ्लोरीन और कार्बन है. लेट्स एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बच्चा. फिर तुम्हारा मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा है, फिर ब्रोमीन लगा है, फिर आयोडीन लगा है. कहने का मतलब है क्या भी मैम इनका साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हेलोजन्स का साइज बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैम शेल्स बढ़ रहे हैं. शेल बढ़ रहा है तो हेलोजन का साइज बढ़ रहा है. एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, आम भाषा में बोलो तो मैम इसका रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. हो रहा है. अच्छा, बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये सवाल पूछा गया है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. पहला सवाल, क्या ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का. बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है मैम, दो एटम के बीच का डिस्टेंस. मैम पहले मान लो इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस CF में इतना है. क्लोरीन में इसका साइज बढ़ गया, मान लो इतना हो जाएगा, फिर ये और बड़ा हो जाएगा, करते करते बेटा और बड़ा हो जाएगा. तो बॉन्ड लेंथ मतलब कि दो बॉन्ड्स के बीच में, दो एटम्स के बीच का सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस. तो मैम वो तो बढ़ रहा है, दैट इज तो इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है मैम. तो मैं ये बोलूंगी क्या ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, आयोडीन की. क्यों, क्योंकि मैम इसका साइज ज्यादा है, या मैं कह सकती हूं इसका रेडियस क्या है, सबसे ज्यादा है. समझ गए, क्लियर हो गया. अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी में जो दिया जाता है, व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. What is the order of
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्या लगता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या ऑर्डर है? बताओ क्या लगेगा? डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा मैम? तोड़ना, बॉन्ड को तोड़ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए क्लास में से दिव्या जादव मेरे साथ खड़ी है, दिव्या पे मेरी पूरी निगरानी है, ये क्या पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, बिल्कुल ये बहुत पास खड़ी है। दिशा शर्मा कहां पर है? दिशा शर्मा दूर खड़ी है, यहीं पे चार्ट में मेरा नाम पढ़ रही हूं उनसे, वो बेटा दूर खड़ी है। मेरा ध्यान कहाँ है? यहाँ पर, दिव्या पर। दिशा क्या है? दूर है। बेटा बाहर से बच्ची आती है, बच्ची का नाम है निहारिका, चैट से। निहारिका बोलती है मैम दिव्या को प्लीज भेज दो, प्लीज भेज दो मैम, प्लीज भेज दो मैम, प्लीज मैम समोसे चाय हैं मैम, समोसे चाय हैं, भेज दो दिव्या को प्लीज मैम, मैम भूख लग रही है मैम, मत करो ऐसा मैम, बाद में पढ़ा लेना। ठीक है, मैं बोलूंगी नहीं बिल्कुल नहीं, पहले ये काम करेगी तो जाएगी। दिशा कहाँ खड़ी है? बहुत दूर। दिशा कहाँ खड़ी है बेटे? बहुत दूर खड़ी है। निहारिका क्या कहेगी? दिशा जल्दी निकल जाते हैं, मैम को पता नहीं चलेगा, मैम को कुछ नहीं पता चलेगा, मैम तो देख ही नहीं रही है, मैम तो बहुत दूर पर है। दिशा भाग जाएगी, दिशा निहारिका के साथ समोसे चाय पार्टी करने चल जाएगी, लेकिन बेचारी दिव्या मेरे साथ वहीं खड़ी है। दिव्या को लेके जाने के लिए निहारिका को और लोगों को बुलाना पड़ा, अनन्या को बुलाना पड़ा, चैट में अनन्या सिंह, ठीक है, संस्कृति राज को बुलाना पड़ा, ठीक है, मानसी को बुलाना पड़ा भी, यार तुम सब चलो यार, मैम तो भेज ही नहीं रही है, जाने ही नहीं दे रही है ना। तो फिर तुम्हें इस बॉन्ड को तोड़ने में, जो कोई नजदीक है उसको तोड़ने में बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत कन्विंस करना होगा। लेकिन जिस बॉन्ड में बेटा बहुत ज्यादा दूरी है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, वहां हल्की सी एनर्जी दोगे, अरे समोसे चाय आए हैं जल्दी चलो, तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? जो बॉन्ड बहुत नजदीक है, जो बॉन्ड बहुत नजदीक है, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि जो बहुत दूरी पे होगा हल्की सी एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक। ठीक है ठीक है, चलो अब मुझे बताओ समोसा चाय किसको खाना है? कम ऑन एवरीबॉडी, भूख लग गई ना एकदम से, मुझे भी लग गई है ना। मैंने इनको चाय बोली थी यार, चाय नहीं आया यार, सर चाय नहीं आई है ना, मैं तो चाय पीऊं बेटा, समोसे तुम खा लेना, समोसा चाय पार्टी हो गई ठीक है, क्लियर हो गया? आ जाओ, अब मुझे फिर आंसर दोगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन केस में बेटा कौन होगा? मैम ये वही दिव्या है और ये वही दिशा है यार, समझे? ये वही दिव्या है जो मेरे नजदीक खड़ी है। तुम्हें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। तो बेटा यहाँ क्या आएगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एवरीबडी? मैम सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी? इसकी होगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बेटा हम क्या ऑर्डर लिखेंगे? CI, उससे ज्यादा CBr, फिर बेटा CCl और फिर CF की होगी। करोगे ना ऐसे क्वेश्चन पेपर में? सही बेटा, पेपर में सवाल पूछा गया है, देखो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये सवाल, अच्छा लगा कि नहीं लगा ये सवाल, इजी लगा क्वेश्चन, समझ आया सभी को, राइट? चलिए अब बेटा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट, एक लास्ट सवाल इस टॉपिक से करने जा रहे हैं, एक लास्ट टॉपिक बेटा इस सवाल से करने जा रहे हैं, जिसका ऑर्डर है ऑफ डायपोल मोमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। करें भाई? बेटा नोट कर लिया सबने? ठीक है बेटा, राजदीप कह रहे हैं नॉट अंडरस्टैंडिंग। बेटा व्हाट टू अंडरस्टैंड? कोई तुम्हारे पास खड़ा है, तुम्हारी पूरी निगरानी है उसके फोन में, वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है। कोई दूर खड़ा है, देख पाओगे? नहीं ना। कोई तुम्हें बुलाने आएगा तो तुम बोलोगे अरे मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो, तुम डांट लगाओगे। लेकिन किसी को दूर से लेके जाना, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, कोई फटाक से ले जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो जो पास है उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वहां बहुत फोर्स लगती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलूं आगे। ग्रेट एवरीवन। बेटा लास्ट एक ऑर्डर जिस पे सवाल हमारा बचता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। बेटा डायपोल मोमेंट का क्या ऑर्डर होता है? डायपोल मोमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे,
ये पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की मैम डेफिनेशन लिखवा दो। हाँ जी जरूर लिखवा देती हूँ, यही लिखवा देती हूँ। चाय आ गई है गाइस, हैव सम चाय, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, आ जाओ लिखते हैं। तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the minimum amount of energy required to break a bond। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए मिनिमम तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिए बेटे, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा क्योंकि बहुत नजदीक है, फिर इसमें कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ठीक है, डन है बच्चे, आगे बढ़ू, चलें आगे। हाँ बेटा हेडेक हो रहा है इसीलिए चाय पी रही हूँ, नहीं तो मैंने तो चाय छोड़ रखी है, बिल्कुल छोड़ रखी है। चाय इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट जब हेडेक हो तो इट इज गुड फॉर हेल्थ। चलें आ जाओ। व्हाट इज द ऑर्डर फॉर डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो यार डायपोल मोमेंट में देखो फिर से लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेरा बेटा डायपोल मोमेंट पता है दो चीजों पे डिपेंड करता है बेटा, चार्ज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये डायपोल मोमेंट है बेटे, ये किस पे डिपेंड करता है मैम, चार्ज पे डिपेंड करता है। और चार्जेस किसकी वजह से आते हैं मैम, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चार्जेस मैम हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से मिलते हैं। तो यानी कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस। यानी कि इन अदर टर्म्स में क्या कह सकती हूँ बेटा, रेडियस। अदर टर्म्स में आम भाषा में डिस्टेंस लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, जिन दो की आप कंपेयर कर रहे हो, है ना। अब बेटा ध्यान से देखते हैं, समझना। मुझे एक बात बताओ, तुमने बोला था मैम टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं तुम्हारी ये जो प्रॉपर्टी है ये तुम पढ़ते हो थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो मतलब मैम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, सोचो मैम क्यों घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो बेटा डायपोल मोमेंट भी घटना चाहिए क्योंकि उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, होना तो यही चाहिए। अब सोचो मैम टॉप टू बॉटम आ रही तो साइज तो बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब मैम डायपोल मोमेंट बढ़ना चाहिए। है ये क्या पागलपंती है, एक की वजह से घटना चाहिए, एक की वजह से बढ़ना चाहिए। तो डायपोल मोमेंट डिपेंड किस पे करेगा, किस पे डिपेंड करेगा मैम। आप बोल रहे हो भाई टॉप टू बॉटम आ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, घट रही है, चार्ज घट रहा है तो डायपोल मोमेंट घटना चाहिए। फिर आप बोल रही हो टॉप टू बॉटम आ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डायपोल मोमेंट बढ़ना चाहिए। चल चाहते क्या हो, होना क्या है, कैसे पता, कैसे करें इसको। तो ध्यान से देखो, इस केस में आपका जो डिस्टेंस का फैक्टर है वो आप काउंट नहीं करते हो, उसको आप नेग्लिजिबल लेते हो। क्यों मैम, क्योंकि ये आप कैलकुलेट करते हो डिस्टेंस को बेटा पिकोमीटर में, कैलकुलेटेड इन पिकोमीटर। मेरा बच्चा पिको का पता है क्या मतलब होता है, पिकोमीटर इज अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट, बहुत ही ज्यादा स्मॉल यूनिट है। इसीलिए डायपोल मोमेंट ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। अरे वाह शुक्र है, मतलब अब जो ऑर्डर आएगा चार्ज के बेसिस पे आएगा, हाँ। इसके बेसिस पे नहीं आएगा ना, इसके बेसिस पे आएगा, हाँ। ठीक है मैम चार्ज घट रहा है, ठीक है, डायपोल मोमेंट घटेगा, ठीक है। घटेगा तो मैम सबसे ज्यादा तो इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, हाँ। पर ऐसा नहीं होता, चाहते क्या हो। पहले बोला ये दोनों फैक्टर की वजह से बढ़ रहा है घट रहा है, फिर बोला ठीक है चलो एक को निग्लेक्ट करते, कम मेजर होता है, फिर ऐसे होना चाहिए। अब कह रहे हो ये भी नहीं होता, होता क्या है फिर, करना क्या है फिर। तो बेटा वेलकम टू दी केमिस्ट्रीज एक्सेप्शन गाइस, एक्सेप्शन आ चुकी है। ठीक है बेटा, जो CCl है इसकी जो आपकी डायपोल मोमेंट है वो CF से ज्यादा होती है। हियर कम्स दी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट कार्बन क्लोरीन का, फिर बेटा वही ऑर्डर रहेगा जो आपके पास है।
ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, उसको समझाती हूँ। पहले इतना लिख लो, ठीक है, लिख लो। मैम गुचपुच हो गया, गुचपुच नहीं हुआ, अभी समझा देते हैं। आराम से समझेंगे, आराम से समझेंगे तो यार सब आराम से होगा। फिर से समझाऊंगी, आराम से समझाऊंगी, रिलैक्स हो जाओ। बेटा पेन को छोड़ दो, यहाँ देखोगे, देखोगे ध्यान से। स्टार्ट करे मेरा बच्चा, देखो शुरू करे। यस मैम। बेटा हमें उसने बोला डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ, ठीक है। डायपोल मोमेंट का जब ऑर्डर उसने पूछा तो बेटा डायपोल मोमेंट ना दो चीजों पे बेटा डिपेंड करता है, दो चीजों पे बच्चा डिपेंड करता है। पहला चार्ज होता है, चार्ज, चार्ज किसकी वजह से आ रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव। कोई पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हो रहा था। हाँ मैम हो रहा था, ठीक है। और बेटा डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। अभी बताया ना, दिव्या पास खड़ी है और दिशा दूर खड़ी है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, करेगा। अब इसको हम हमारे केस पे अप्लाई करते हैं। मैम पहले आता है कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कार्बन कॉमन है, क्या बदल रहा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बदल रहा है। मैम टॉप टू बॉटम आ रही हूँ, इसका साइज बढ़ रहा है क्योंकि शेल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आयोडीन सबसे बड़ा, फ्लोरीन सबसे छोटा, है ना, ठीक है। साइज बढ़ने का मतलब मैम डिस्टेंस बढ़ना, डिस्टेंस बढ़ने का मतलब डायपोल मोमेंट बढ़ना क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हाँ यार, हाँ यार, हाँ यार, ये होना चाहिए था, ठीक है। पर मैम ये भी तो है, इसको भी तो देखो, चलो देख लेते हैं। चार्ज में क्या फर्क पड़ता है बेटा, साइज बढ़ता है तो चार्ज घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अब मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो डायपोल मोमेंट भी घटना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ऑब्वियसली बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये होना चाहिए था। तो कौन सा फैक्टर है जिसके बेसिस पे मैं डायपोल मोमेंट की बात करूंगी। तो बेटा हम ये देखते हैं भी जो हमारा डिस्टेंस है वो पिकोमीटर में कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से उसको निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं भी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, छोड़ दो। किस पे डिपेंड करोगे आप, सिर्फ और सिर्फ मैम चार्ज पे। अब चार्ज घट रहा है तो डायपोल मोमेंट घटना चाहिए था, घटने का मतलब सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। पर ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता मैम, एक छोटा सा एक्सेप्शन है, जो ये आपका क्लोरीन है इसका फ्लोरीन से ज्यादा हो जाता है। आपने कभी सुना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसकी वजह से, जिसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हो, उस वजह से बेटा, ठीक है। डन हो गया। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। बेटा इसी के साथ नेचर ऑफ CX बॉन्ड कंप्लीट होता है। मैं एक बार पहले आपको फटाफट से रिवीजन यहां तक दे देती हूँ, उसके बाद ही आगे जाऊंगी, उसके बाद ही आगे जाऊंगी। पहले यहां तक रिवीजन दे देती हूँ, फिर ही आगे जाऊंगी, वरना तुम्हारा गुचमुच होता जाएगा, ठीक है। आ जाओ, नेचर ऑफ CX बॉन्ड से फिर से स्टार्ट करते हैं। एक क्विक रिकैप देने जा रही हूँ। नेचर ऑफ CX बॉन्ड में बेटा हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं मैम बी कार्बन और हेलोजन जब बॉन्ड बनाते हैं तो मैम एक पे पॉजिटिव आ जाता है, एक पे नेगेटिव आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैम वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कौन कितना नेगेटिव चार्ज को अपने पास खींच के रख सकता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। किसके पास कितनी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हेलोजन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच के रख सकता है, कार्बन नहीं खींच के रख सकता, तो पॉजिटिव है। जो ज्यादा खींच के रखेगा उसमें नेगेटिव चार्ज, जो कम खींच के रखेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैम आगे बताना जरा थोड़ा सा, पार्शियल चार्ज क्यों लगाया, क्योंकि बेटा बॉन्ड नहीं तोड़ा, इसीलिए पूरा चार्ज नहीं लगाया। जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा पार्शियल चार्ज लगाएंगे, इसीलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर बेटा मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया भी बेटा यहाँ पे सवाल आते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं बी आर बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, है ना। तो बेटा अपन पहले बोलते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं ना, तो मैम साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो मैम बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा क्योंकि एटम बढ़ता जाएगा, एटम बढ़ता जाएगा। भाई मैं यहाँ पर हूँ, फिर मेरे से कोई पतला बच्चा खड़ा कर दो, फिर और मोटा, फिर और मोटा, फिर और मोटा, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा।
रेडियस बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, सीधी सी बात है, तो बॉन्ड लेंथ मैम बढ़ेगी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या था, कितनी एनर्जी में दूं भी उनका बॉन्ड टूट जाए, तो जो बहुत पास खड़ा है, जो बहुत पास खड़ा है उसको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तुम्हें किसी बच्चे को यहाँ डाउट जो पूछ रहा है लेके जाना है तो मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, मैम प्लीज मैम समोसे आए हैं भेज दो, मैं नहीं जाने दूंगी। बहुत पास खड़ा है, मैं चेक कर रही हूँ गलतियां कर रहा है, जो दूर खड़ा है उसको चुपचाप लेके भाग सकते हो, चुपचाप लेकर भाग सकते हो। तो बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी मैम, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड बहुत छोटा है, डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत पास है। इसके बाद बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया भी यार डायपोल मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बेटा डायपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस पे नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, पिकोमीटर पे, चार्ज पे करेगा। चार्ज घट रहा है क्योंकि साइज बढ़ रहा था, चार्ज घट रहा है, डायपोल मोमेंट घटना चाहिए, पर एक्सेप्शन आ गई, क्लोरीन की ज्यादा होती है। खत्म, टाटा बाय बाय हो गई इस टॉपिक की, ठीक है। चलो अब बेटा एनसीईआरटी हाईलाइट पढ़ते हैं। स्वागत है आपका एनसीईआरटी हाईलाइट कॉर्नर में। वेलकम टू एनसीईआरटी हाईलाइट कॉर्नर। आज की ताजा खबर, हम एनसीईआरटी से वो विचार पढ़ने जा रहे हैं जिनको अभी आपने आपकी मैम से समझा था, तो कृपया करके शांति बनाए रखें और इस टॉपिक को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लें। कैन वी स्टार्ट? चलो यार आ जाओ। देखो, हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा ये मैंने हाईलाइट क्यों किया है, ताकि तुम अगर एनसीईआरटी बुकलेट है तो हाईलाइट जरूर करो। इफ यू हैव एनसीईआरटी बुकलेट विद यू तो प्लीज हाईलाइट करें, नहीं है तो लिख करके बेटा हाईलाइट कर लेना, पेन से अंडरलाइन कर लेना। हाईलाइटर नहीं है तो ठीक है, पेन से कर लो, पेंसिल से कर लो, खरीदने मत लग जाना ऐसे नहीं मैम ने तो क्लास में हाईलाइट किया था मम्मी मुझे भी चाहिए, ये नहीं करना। जो घर पे सुविधा हो उसका उपयोग करे, और ये लिखना है क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की कुछ लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आज की ताजा खबर की हम शुरुआत करते हैं। धड़ 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 पढ़ लो इसे, आ जाओ। क्या कहता है, हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यार अगर ये हेलोजन है और ये कार्बन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैम अभी पढ़ा था। आगे बढ़ते, देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन आरएक्स, इज पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब समझाना मैम, बेटा यही लिखूंगी, तुम भी लिख लेना एनसीईआरटी में। पोलराइज्ड मतलब पोल्स जनरेट करना, पोल्स जनरेट होना, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आना। आम भाषा में मैम चार्जेस की डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ओके आगे बढ़ो आगे बढ़ो। द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव क्यों आया, वेयर एज हेलोजन एटम बियर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पढ़ा था। As we go down the group in the periodic table, जैसे जैसे हम periodic table में down the group जाते हैं, size of the halogen atom बढ़ता है। पढ़ा था। ओके आगे देखो, फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट। हाँ जी मैम, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, शेल बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, अभी पढ़ा था। Consequently, the carbon halogen bond length also increases. बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया, विद्यार्थियों ध्यान से देखें, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से उसके बाद एक टेबल दिया गया एनसीईआरटी में, वो आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, ये एनसीईआरटी हाईलाइट क्लियर हो गई। मैम पेज नंबर, बेटा 1 मिनट दो, तुम्हें अभी पेज नंबर भी बता देती हूँ, कोई दुविधा नहीं है, 1 सेकेंड दो, मैंने पीडीएफ आपकी ओपन ही की थी। पेज नंबर मेरे पास तो यार 163 है, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे पास 163 पेज नंबर दिखा रहा है, चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना कौन सी एनसीईआरटी है। टॉपिक बेटा नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड है, मेरे पास 163 पेज नंबर दिखा रहा है, तुम लोग एक बार चेक कर लेना, कई बार पीडीएफ में अलग अलग पेज नंबर्स भी होते हैं। क्लियर हो गया बेटा जी, चलें आगे। टॉपिक डन, बधाई हो जी, नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड कर लिया। नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड करते हुए अब हम प्रोसीड करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पर। क्या मैं शुरुआत कर सकती हूँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स? एवरीबॉडी आर यू रेडी फॉर द रिएक्शंस? क्या आप रिएक्शंस के लिए तैयार हैं? एक बच्चा कह रहा है मैम क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है? क्या जरूरत लग रही है जब मैम क्लास में पढ़ा रही है? तो जो जरूरी होगा वो मैं क्लास में करवा दूंगी, जो जरूरी नहीं होगा वो तुम्हें नहीं करना है। समझ गए बेटा? मुझे पता है कौन सी लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, वैसे ही पढ़ाऊंगी। तो निश्चिंत होकर के क्लासेस को अच्छा करो। करें स्टार्ट केमिकल। नो मैम रोना धोना आ रहा है भाई, काय को
रिएक्शंस को इतना डरा दो बेटा, इतना डरा दो, इतना डरा दो भी उसके बाद तुम्हारा डर ही निकल जाए। ठीक है, चलो बेटा शुरू करने जा रहे हैं। मुझे बनाना है हेलो एल्केन। मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ हेलो एल्केन को। किससे प्रिपेयर करने जा रही हूँ बेटा? मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ अल्कोहल से। किससे भाई? अल्कोहल से प्रिपेयर करने जा रही हूँ। चलिए शुरुआत करें, आ जाओ। देखो बेटा पॉइंट टू पॉइंटर चलेंगे, इसके बाद में फ्लो चार्ट्स बनवाती हूँ, फ्लो चार्ट्स बनवाती हूँ जिनसे चीजें याद हो जाती हैं मेरा बच्चा। तो एक एक करके ध्यान से धीरे धीरे से आपा पढ़ेंगे। अल्कोहल क्या होता है मैम? मुझे नहीं पता, उस अल्कोहल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपके चैप्टर वाले अल्कोहल की बात कर रही हूँ। तो कृपया करके वही बात करें जो मैम आपसे बात कर रही है। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल बेटा वो फैमिली होती है जिसमें OH ग्रुप लगा होता है, ऐसे OH ग्रुप लगा होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं, वो कंपाउंड्स को हम अल्कोहलिक कंपाउंड्स बोलते हैं, अल्कोहल वाले कंपाउंड बोलते हैं। कई बच्चों को अब ये चीज समझ ही नहीं आती है मैम ये आर क्या है? तो बेटा ये आर है आपका एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब कार्बन वाला ग्रुप, कार्बन वाला ग्रुप। CH3, C2H5, C3H6, H7 ऐसे करके कार्बन वाला ग्रुप। कैसे करना है, कैसे शुरू करना है, ध्यान से देखते हैं। हेलो एल्केन को कैसे लिख सकते हैं बेटा? आप ऐसे लिखते हो ना, CH3 मान लो X लिख दिया आपने, तो बेटा इस CH3 की जगह R भी तो लिख सकते हैं ऐसा। तो हेलो एल्केन को RX लिखा, अल्कोहल को मैंने ROH लिखा। पहले यहां पर हम लिखेंगे मेथड्स कौन से हैं, फिर एक एक मेथड्स को समझेंगे। मुझे क्या करना है मैम? मुझे ROH से क्या बनाना है? RX बनाना है। ओके मैम, कैसे बनाऊं? मेरे पास है 3 रिएक्शंस। पहली रिएक्शन ध्यान से सुनेंगे सभी विद्यार्थी। इसकी रिएक्शन HX के साथ करवाऊंगी। दूसरी रिएक्शन PCl नहीं, इसको ऐसे लिख लो, PX3 PX5 के साथ करवाऊंगी। तीसरी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाऊंगी। करवाना शुरू करें रिएक्शन बेटे, स्टार्ट करें रिएक्शन बच्चा अगले पेज से। पहली रिएक्शन करने जा रहे हैं HX के साथ रिएक्शन। कैन वी स्टार्ट? तैयार हैं आप? नोट कर लिया हो? आ जाओ यार। शैल स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल के अंडर ही मैम हम शुरू करने जा रहे हैं बाय हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन मतलब H, हैलाइड मतलब X। मैम HX के साथ रिएक्शन होती है, HX के साथ रिएक्शन होती है। कैसे? देखो बेटा थोड़ा सा ना इसको डिटेल में समझने की कोशिश करना, ना समझ आए मुझे साथ के साथ बता देना, मैं तुम्हें रिपीट कर दूंगी। SOCl2 क्या है? PX3 PX5, कुछ नहीं डरना, एक एक करके पढ़ रहे हैं ना मेरा बेटा, पढ़ रहे हैं ना? ध्यान से देखो बेटा, मैंने लिया, जैसे मान लो बच्चा मैंने लिया ROH, बेटा इसकी रिएक्शन मैं करवा रही हूं किसके साथ? HX के साथ करवा रही हूं। ठीक है, अगर यहां पर X मैंने क्लोरीन ले लिया तो ये रिएक्शन मैं ZnCl2 के साथ करवाऊंगी। X की जगह क्लोरीन ले लूं और ZnCl2 के साथ करवाऊं, कुछ नहीं करना, बैठना है, इंजॉय करना है। क्या करना है देखना ध्यान से, क्या करना है? वाटर को रिमूव करना है, H2O को रिमूव करना है। कर सकते हो H2O को रिमूव? कर सकते हो H2O को रिमूव? कोई दुविधा, कोई परेशानी? बोलो जी क्या बनेगा मैम? R बच गया मैम, X बच गया मैम, और पानी निकल गया मैम यहां से। कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सिर्फ वाटर को रिमूव कर दिया। यहां X क्या था? क्लोरीन। हाय, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी बच्चे को एग्जाम्पल लेकर के करे मेरा बेटा?
एग्जाम्पल लेकर के करें जी मैम। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा जी। मैंने लिया CH3 CH2OH, रिएक्शन करवा दी HCl ZnCl2 के साथ। क्या होगा? कभी भी मैम मुझे ये दिखेगा, मुझे क्या करना है? पानी 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 निकाल देंगे यहां से वाटर को। वाटर को रिमूव करेंगे, वाटर को रिमूव कर दिया, क्या बन गया? CH3 CH2 Cl बन गया, वाटर निकल गया। ठीक है जी, बोलो मैम इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बेटा? ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल होता है। 1 डिग्री अल्कोहल क्यों हुआ? OH तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए 1 डिग्री अल्कोहल है। OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए 1 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या बन गया मैम? ये बन गया 1 क्लोरो इथेन। चलें आगे। अब आपको लिखवाती हूं ZnCl2 का क्या रोल था भी, इसकी वजह से पानी निकल गया। क्यों निकला पानी? बैठे बैठे तो पानी नहीं जाएगा बाहर, क्यों निकला पानी? ZnCl2 का क्या रोल है, आइए समझते हैं। नोट कर लिया? नोट कर लिया मेरा बच्चे? आ जाओ, लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंटर, ZnCl2 is used as dehydrating agent. ZnCl2 is used as dehydrating agent. मैम इसका मतलब बेटा कभी भी केमिस्ट्री में DE आ जाए, रिमूवल इसका मतलब होता है। हाइड्रेटिंग मतलब, हाइड्रेटिंग क्या होती है? कई बार कहते नहीं मुझे ना बहुत ना डिहाइड्रेशन लग रहा है, तो तुम क्या बोलते हो? अरे पानी पी ले यार, पानी पी ले, तेरे को डिहाइड्रेशन ना हो जाए। होता है ना कई बार, क्या होता है हम कहते हैं ना यार बहुत डिहाइड्रेशन लग रहा है यार, बहुत तबियत खराब लग रही है। मैं सुबह ही पापा को बोली पापा बहुत डिहाइड्रेशन लग रहा है, ऐसे लग रहा है चक्कर आ रहे हैं, तबियत खराब हो रही है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। पापा ने मुझे क्या बोला? बेटा ORS पी लो, ORS पी लो। ORS पता है ना क्या होता है, क्या करता है? तुम्हारी बॉडी को क्या करता है भाई? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज समथिंग, अगर बॉडी में कमी हो रही है तो भाई तुम क्या करोगे? हाइड्रेशन करने की कोशिश करोगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन से पानी की कमी होती है, पानी की कमी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तभी बेटा जब हम बोलते हैं ना डॉक्टर के पास जाते हैं, अरे बोलते हैं इनको तो डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है मेरा बच्चा, पानी पी लो। तो इसी बात पे पानी भी पी लो, ठीक है? चलो जी आगे समझे, आगे समझे इसको? ठीक है मैम। बेटा ये एनहाइड्रस भी लिया जाता है, इसको एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म ली जाती है इसकी। अच्छा दूसरा पॉइंटर लिखते हैं, HCl with ZnCl2, HCl with ZnCl2 is called ल्यूकास रिएजेंट। जब आप HCl के साथ ZnCl2 को लेते हो बेटा, ये ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको? ल्यूकास रिएजेंट बोलेंगे। बेटा पहला रिएजेंट केमिस्ट्री का तुमसे मिलने आया भाई, उसको पानी से स्वागत करो, है ना? चलिए आगे, चलूं आगे, करें इसको, समझें और। ठीक है, अब बेटा क्या मैम कोई भी अल्कोहल दे दे, वाटर रिमूव करके हम हेलोएल्केन बना लेंगे? कर लेंगे? नहीं। मतलब ऐसा क्यों मैम? समझ नहीं आई मैम, दोबारा एक बार थोड़ा बताओ क्यों? ल्यूकास रिएजेंट जब HCl के साथ ZnCl2 लेते तभी होता है, मतलब अगर HI लूंगी ZnCl2 के साथ तो नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा HF लूंगी तो होगा? नहीं होगा। अच्छा HBr लूंगी तो होगा? नहीं होगा। सिर्फ HCl और ZnCl2 मिलकर के ल्यूकास रिएजेंट बनाते हैं, ध्यान रखें, ध्यान रखें। चलो भाई कुछ रिएक्शंस करेंगे, उससे पहले बेटा जो प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
ग्रूव्स प्रोसेस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को जो पढ़ रहे हो तुम? ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं, जहां तुमने पानी निकाला HX और ZnCl2 के साथ। अच्छा देखो, मेरा नाम क्या है? शौर्या ग्रोवर। तो प्रोसेस क्या है? ग्रूव्स। ठीक है, याद करने के लिए बता रही हूँ। कहीं मैंने नहीं दिया, मैं नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हारा सिलेबस नहीं बढ़ाऊंगी, मैं क्यों परेशान करूंगी तुम्हें, तुम प्यारे प्यारे बच्चे हो, है ना। ये मैंने नहीं दिया, पर तुम मेरे नाम से याद कर सकते हो। दिस इज ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस कहलाता है ये। ठीक है, आ जाओ आ जाओ यार, आ जाओ। अब मैम करते हैं क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं। प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुई हुई मैम, हुई हुई हुई। सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, आ जाओ एक रिएक्शन और देखते हैं। CH3 CHOH CH3, ओके। यहां मैंने लिया HCl, यहां लिया ZnCl2, ओके। क्या करेंगे? पानी 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 पानी, पानी को रिमूव करेंगे। ठीक है, वाटर को रिमूव करेंगे, क्या बनेगा? जहां से OH जाएगा, याद रखना, वहीं Cl आएगा। जहां से OH जाएगा वहीं से Cl आएगा, इस चीज का ध्यान रखें। CH3 CH Cl CH3, क्या नाम होगा? 2-क्लोरो प्रोपेन। वाटर, निकल जाओ यहां से, वाटर बाहर चले जाओ, भाग जाओ यहां से। निकाल दिया वाटर को, ग्रेट। आगे चलते हैं। ये कैसा अल्कोहल है बेटा? 2 डिग्री, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलो एक और रिएक्शन। CH3 C CH3 C CH3 CH3 OH, कैसा अल्कोहल है ये? 3 डिग्री। यहां लगाएंगे सितारा, क्या करेंगे? स्टार लगाएंगे। क्यों मैम? क्यों मैम? बेटा यहाँ एक खास बात लिखेंगे, यहां पे जो रिएक्शन होगी ZnCl2 की जरूरत नहीं है। सिंपल गरम करने पे ही रिएक्शन हो जाएगी, गरम करने पे ही रिएक्शन हो जाएगी। क्या होगा? ओनली HCl डालो। सिर्फ मैम रूम टेम्परेचर पर हीट करने पर रिएक्शन हो जाएगी। पानी 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 पानी, पानी चला गया, क्या आया? CH3 C CH3 C Cl वहीं आएगा जहां OH जाएगा। क्या नाम होगा इसका? 1-क्लोरो, सॉरी 2-क्लोरो होगा, 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। क्लियर हो गया? प्लस में पानी। बेटा रिएक्शन कर पा रहे हो? रिएक्शन हो रही है? बोलो जी। सवाल दे दूं तुम्हें, करोगे रिएक्शन खुद से? करके दिखाओगे मुझे रिएक्शन खुद से? क्या कहते हो यार? रिएक्शन करके दिखाओगे मुझे खुद से? करोगे बच्चा? करे स्टार्ट। रेडी एवरीबॉडी? नहीं बेटा, मैं घर से क्लास नहीं लेती हूँ, मैं ऑफिस से क्लास लेती हूँ बच्चे। करें, खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चंस। चलो जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ यार, अब आ जाओ सवालों पर। बेटा पिछली क्लास का क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, तो मैं यहाँ सीधा सवाल लिखती जा रही हूँ, तुम लोग सीधा क्वेश्चन करते जाना। मेरे को नाम बताते जाना जो बनता जाए कंपाउंड। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बताओ क्या लगता है? प्रोपेन कैसे आया मैम पिछले वाले में? भाई मेरे मेन चेन तो प्रोपेन की होगी ना, मेन चेन तो ये होगी। नंबरिंग भूल गए? अभी तो नंबरिंग की थी। क्या हो गया यार तुम्हें? चलो बताओ। पानी 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 निकालेंगे। मैम वाटर निकाल दिया। मैम इधर से H2O H2O। चलो जी नाम लिख दे। बेटा जहां से OH जाएगा वहीं पे तुम्हारा Cl अटैच होगा।
ठीक है, ओके जी, ओके मैम, ओके ओके। यहाँ Cl लगा देते हैं। वी गॉट CH3, CH2, CH2 एंड देन Cl। नाम हो जाएगा मैम 1 क्लोरोप्रोपेन। हुआ सवाल? हुआ मैम। आगे देखते हैं। मैम ये चला गया, इसकी जगह क्लोरीन आएगा, जहां से गया वहीं पे क्लोरीन आएगा। यहीं पे क्लोरीन आ गया मैम, क्या नाम आएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। जी मैम, जी जी जी, बिल्कुल जी। ओके, यहां देखते हैं, यहां पर क्या होगा मैम? CH3, C, CH3, CH2, CH3। मैम यहां पर आएगा, ऐसे चलेगा, सॉरी ऐसे चलेगा, मेन चेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। डन है बेटा, साथ में H2O, H2O, H2O। कोई दुख तकलीफ पीड़ा? बताओ। ये मैंने तो नहीं किया, ये तो तुमने सॉल्व किया। तुमने कैसे कर ली रिएक्शन यार? तुमने कैसे कर ली रिएक्शन यार? बताओ, हो गई बेटा? कर पा रहे हो रिएक्शन? कर पा रहे हो बच्चा रिएक्शन? कुछ करना था इसमें, इसने कोई तुम्हें टेंशन दी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी तुम्हारे लिए? नहीं किया। मैम लास्ट वाला समझ नहीं आया बेटा। जहां से OH जाएगा वहीं पे Cl अटैच होगा, वही तो किया है बस। उसके बाद तो नेमिंग की है बेटा, IUPAC नॉमेनक्लेचर किया है बेटा। क्लियर हो गया बच्चे? आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन बच्चे? क्या सभी बच्चे इस रिएक्शन से स्टार्ट हैं भाई? ठीक है, डन है बेटा। चलूं आगे बेटा? वेरी गुड। तो तुमने एक रिएक्शन कर ली है, जो पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी। पहली रिएक्शन थी HX विद ZnCl2, ये वाली तुमने कर लिया। अभी बेटा तुम मेरे, कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम यहाँ Br लगा दो, आयोडीन लगा दो। बेटा वो रिएक्शंस भी करवाऊंगी, पहले ये 3 करवाऊंगी फिर वो करवाऊंगी। पहली रिएक्शन HCl विद ZnCl2 है, जो तुम्हें मैंने बता दिया। अभी जो लुकास रिएजेंट मैंने बताया ना, इसका एक टेस्ट भी आता है, लुकास टेस्ट, उसको भी हम करेंगे, पर वो अल्कोहल चैप्टर में डिटेल में है। यहाँ पे सिर्फ रिएजेंट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है सीधे रिएक्शन दिखा देते हैं। टर्शरी में ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल हीटिंग पे होती है। PX3 PX5 पे बढ़ने जा रही हूँ। डेफिनेशन लिखवाना चाहती हूँ मैं, अगर आप सभी बच्चों ने इसको लिख लिया, लिख लिया है? चलो बेटा, अब इसकी एक डेफिनेशन भी नोट कर लेते हैं। इसी के नीचे लिख ले, when HCl and ZnCl2, या ऐसे लिख लो, when HCl reacts with, when HCl reacts with primary and secondary alcohol in the presence of ZnCl2, ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ब्रैकेट में लिख लेना डिहाइड्रेटिंग एजेंट, it yields हेलो एल्केन। बेटा जिस बच्चे को यील्ड का मतलब नहीं पता, यील्ड का मतलब जो चीज बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो हेलो एल्केन बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज ग्रूव्स प्रोसेस and HCl plus ZnCl2 together forms Lucas reagent. In case of 3-degree alcohol on heating with HCl, haloalkane is obtained. ठीक है मेरा बेटा, क्लियर हो गया बच्चे सबको? क्लियर हो गया? एक और रिएक्शन करवाऊंगी, उसके बाद छुट्टी कर दूंगी, ठीक है? एक और रिएक्शन करवाऊंगी फिर छुट्टी कर दूंगी, ठीक है? करें बेटा, करें बच्चे? शैल वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट रिएक्शन? ठीक है, चलो बच्चे, रेडी? चलो सेकेंड रिएक्शन चलते हैं। बाय PX3 and PX5
PX5, PX3 एंड PX5। शुरू करें। ये क्या होते हैं पहले बता देती हूँ बेटा। ये होता है फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड, ट्राई मतलब 3 हेलोजन, और ये क्या है फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। बेटा ये किसके साथ करवा रहे हैं? अल्कोहल के साथ ही। HX विद ZnCl2 भी अल्कोहल के साथ हुआ था, ये भी अल्कोहल के साथ होगा, ये भी मैम अल्कोहल के साथ होगा। तो जैसे मान लो ROH तुमने ले लिया, पहली रिएक्शन में करवा रही हूं PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ। लास्ट रिएक्शन है बेटा, मैं छुट्टी कर दूंगी, लास्ट रिएक्शन है बच्चा। PCl किसके साथ मैम? 5 के साथ। क्या बोलूंगी इसको मैं? फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। कैसे रिएक्शन कराते हैं? ट्रिक बता रही हूं, ध्यान से देख लो, ट्रिक बता रही हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बेटा PCl5 को ऐसे लिख लो, PCl3ClCl। PCl5 को ऐसे लिख लो, PCl5 को ऐसे लिख लो, PCl3Cl और Cl। लिख लिया? लिख लिया मैम। इसके बाद अल्कोहल को ऐसे लिखो, ROH। लिख लिया? लिख लिया बच्चा। PCl5 को PCl3ClCl करके लिख दो, ठीक है। अल्कोहल को ROH करके लिख दो। क्या करना है? बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दो। तोड़ दिया? जी मैम। क्या बना? RCl। क्या बना? POCl3। और क्या बना? HCl। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? कोई प्रॉब्लम बच्चे? बोलो यार। PCl5 को ओपन करके लिखा, ROH को ओपन करके लिखा, बॉन्ड तोड़ दिया। RCl, POCl3, HCl। क्लियर? क्लियर? ठीक है। एक और रिएक्शन करें मैम, एक और करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल करेंगे, CH3CH2OH। बेटा PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है, बताओ क्या बनेगा? ठीक है मैम, ठीक है मैम, करते हैं। PCl3ClCl। बेटा R को इसके नीचे लिखना, R क्या है? CH3CH2। O को इसके नीचे लिखो, H को इसके नीचे लिखो, बॉन्ड को तोड़ दो। क्या बनेगा मैम? ये बन रहा है CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। नोट करो। बेटा इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये सारी ट्रिक्स की फॉर्मेट में सीधा सीधा करवा रही हूं। हो गया मेरा बेटा? क्लियर हो गया? डन है बेटा। अब इसकी डेफिनेशन और आगे का काम मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगी। फटाफट रिवीजन पर आते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू फटाफट रिवीजन सेगमेंट। फटाफट रिवीजन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा ये ऐसी एनसीईआरटी एक हाईलाइट में लेकर आई हूँ इस टॉपिक का भी आपके लिए, ठीक है। तो अभी हमने टॉपिक पूरा नहीं किया है, तो एनसीईआरटी हाईलाइट कल की क्लास में इसकी भी आपको पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बोला था, जैसे जैसे एक टॉपिक होता जाएगा, जैसे अल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगी तो फ्लो चार्ट बनेगा यहाँ पे, ऐसा फ्लो चार्ट आपको मैं ड्रॉ करवाऊंगी, ठीक है। चलो मैम, अब बेटा हम करने वाले हैं फटाफट रिविजन। फटाफट रिविजन, एवरीबडी रेडी फॉर द रेडियो? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगली क्लास के अंदर वीडियो कॉल की जाएगी, तुम्हारी कॉपीज चेक की जाएंगी, क्योंकि एक ऐसी रिएक्शन है जो मैं तुम्हें क्लास के अंदर खुद दूंगी बिना देखे लिखने के लिए। पहले करवाऊंगी, फिर बिना देखे लिखने को दूंगी, तो कॉपीज चेक होंगी। तो मैं चाहती हूँ जितने बच्चे मेरे साथ हों शिद्दत से बेटा काम करना, क्योंकि मैं बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ इस मामले में। वीडियो कॉल पर अगर एक बार मैंने पकड़ लिया, अभी तुमने नोट्स में उसको खुद से सॉल्व नहीं किया, ठीक है, तो फिर देखना है ना,
ठीक है बेटा, 12th क्लास ना जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है। क्यों? बच्चों को लगता है 1 महीने में कर लेंगे, हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं है। अब तुमने रिएक्शन देखा, तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन बेटा ऐसी और भी रिएक्शन आएगी तो इसकी रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसको सीरियसली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरा बेटा। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले तो मैं आपको क्विक रिकैप देती हूँ। बेटा फटाफट रिविजन में आप सभी का स्वागत है। फटाफट रिविजन में सबसे पहले मैं आपको वो टॉपिक बताना चाहती हूँ जहां से हमने आज शुरुआत की थी, जिसका नाम था बेटा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, पर हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का चेन आइसोमेरिज्म एज वेल एज पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। चेन आइसोमेरिज्म यानी कि आइसोमेरिज्म का मतलब होता है दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना, पर कोई ना कोई एक चीज में डिफरेंस आ जाना। चेन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करती हूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेन की साइज में फर्क आएगा। अब वो पेरेंट चेन की साइज में भी फर्क आ सकता है या फिर साइड चेन की साइज में यानी कि नंबर में भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? अगेन दो कंपाउंड्स को कंपेयर कर रहे हो तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना, लेकिन वहां पर मैम किस में फर्क आ जाना, वहां पर बेटा जी हम देखते हैं भी आपको डिफरेंस उसकी पोजिशन में देखने को मिलेगा। मतलब जो हेलोजन जिस भी कार्बन एटम से जुड़ा है वो अलग अलग जगहों पर जुड़ा होगा, पोजिशन अलग होगी उसकी, इसीलिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसके बाद मैम हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात की जाती है कि मैम बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा। तो बेटा टॉप टू बॉटम जब आप आते हो साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, साइज इंक्रीज होगा, यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ CI की होगी। अगर बेटा इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ तो मैम हमारे पास एक प्यारा सा सवाल और क्रिएट होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम मुझे कितनी एनर्जी चाहिए किसी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए? तो जिनका साइज स्मॉल होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी मैम? बहुत ही ज्यादा होगी, इसलिए CF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद मैंने आपको एक ऑर्डर पूछा था, अभी बॉन्ड आपको डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताइए। तो डायपोल मोमेंट बेटा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चार्ज और डिस्टेंस पे। जहां पर हम डिस्टेंस को कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो पिकोमीटर में होता है, तो चार्ज पे डिपेंडेंट होता है। टॉप टू बॉटम जाएंगे चार्ज घटेगा, डायपोल मोमेंट घटना चाहिए पर घटता नहीं है। क्यों? क्योंकि CCl की CF से ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से। आई होप सो बेटा ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेटा हमने शुरू किया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेलोएल्केन्स का, जिसमें मैंने सिर्फ आज दो ही रिएक्शंस आपको करवाई। पहली रिएक्शन मैंने आपको HCl और ZnCl2 के साथ करवाई, दूसरी रिएक्शन मैंने PCl5 यानी कि PX5 के साथ करवाई। अभी PCl3 के साथ रिएक्शन हम कल करेंगे। सो रिएक्शन में क्या होता है? पहली रिएक्शन के अंदर HCl और ZnCl2 दोनों मिलकर के ल्यूकास रिएजेंट बनाते हैं, जिसका एक ल्यूकास टेस्ट भी होता है जो आगे जाकर आप सेकंड चैप्टर में पढ़ते हो। ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करके आपको हेलोएल्केन देते हैं, आपने वाटर रिमूव करना होता है। क्योंकि ZnCl2 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वहां से आप पानी को निकालते हो। लेकिन मैम 3 डिग्री अल्कोहल को जब रिएक्शन करवानी है ओनली HX के साथ HCl के साथ करवाते हो, वहां पर आपको ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मूविंग ऑन टू हमारी अनदर रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन पर आते हैं। उससे पहले इस प्रोसेस को बेटा ग्रुप्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। सेकंड रिएक्शन जो हमने पढ़ी उसको हम PCX5 या PCl5 के साथ करवाते हैं, तो वहां से हमें RCl यानी कि हेलोएल्केन, साथ में बेटा आपको HCl देखने को मिलता है और POCl3 देखने को मिलता है। तो बेटा आज हमने इतना काम कर लिया है, ठीक है। ये हमारी आज की क्लास के बारे में था। दिस वाज ऑल अबाउट आवर फटाफट रिवीजन। ये हमारी यार प्यारी सी फटाफट रिवीजन थी। बेटा होमवर्क आज की क्लास का क्या रहेगा? आज की क्लास का होमवर्क रहेगा अपने नोट्स को कंप्लीट करना है। टू कंप्लीट योर नोट्स, अच्छे से नोट्स को कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए रिएक्शंस को बाय राइटिंग बेटा इट 5 टाइम्स, एटलीस्ट 5 बारी बोल बोल कर लिख रही हूं, बोल बोल कर लिखना है। खुद को समझाते हुए 5 बारी रिएक्शंस को जरूर लिखना है। कल वाला होमवर्क बेटा अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आई होप से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। कल बेटा जी संडे है तो आप लोग एंजॉय कर सकते हो, कल हमारी कोई क्लास नहीं है। एंड ऑल्सो बेटा एक आपको शॉरेस गैलेक्सी का सेशन इस हफ्ते मिल गया था, तो एक और सेशन आपका अपकमिंग वीक में आपको देखने को मिलेगा। कल का होमवर्क अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 2 ही सवाल थे, कुछ ज्यादा सवाल हमारे थे ही नहीं, राइट। ठीक है, तो एंड करते हैं बेटा। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत, एक बार मैं आप लोगों के डाउट्स देख लेती हूँ, फिर मैं एंड कर देती हूँ। लेट मी सी दी डाउट्स वंस, ठीक है, फिर एंड कर लेंगे। 49 हो गया, राइट। ठीक है, PCl3 के साथ बेटा अभी करवाऊंगी रिएक्शन, घबराने की बात नहीं है, अभी वो लिखना है। PCl5 के साथ भी डेफिनेशन लिखनी है, टाइम हो गया अदरवाइज करवा देती। ठीक है मैम, पहले मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती थी, बट आपकी वजह से सब इजी हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चा। 3 डिग्री अल्कोहल में ZnCl3 की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? बेटा अब मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन क्या होता है। लुकास टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो ये बताता है भी टर्बिडिटी कब आती है। मैंने आपको क्या बोला, अल्कोहल के अंदर जब आप पढ़ोगे, इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे, तो वहां पर आपको इसकी डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर बेटा इसका मैकेनिज्म है। इस चैप्टर में सिर्फ रिएक्शन दी है, तो मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के लिए चाहिए थी उतनी मैंने आपको बता दी है, राइट। बट स्टिल मैं आपको डिटेल में कल क्लास में, अगर आप चाहोगे मैं पहले ही बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
थैंक यू सो मच बच्चा, वीडियो कॉल जरूर करेंगे बेटा। ये अभी मैं आपको मैकेनिज्म में समझा पाऊंगी, डायरेक्ट बताऊंगी आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैम बहुत अच्छी क्लास थी, कब तक एंड तक आ गए पता ही नहीं चला, ऐसा लगा 10 मिनट पहले ही स्टार्ट करी थी। और मेरी सारी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, रिपीट जो पार्ट कराना होता है क्लास के एंड में करो, रिकॉर्डेड मिलता है। तो हाँ बेटा जरूर, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे देखो, ठीक है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ एंड में अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है एंड में, शौर्यस गैलेक्सी का होमवर्क बेटा शौर्यस गैलेक्सी में ही मिलेगा, राइट? वो तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस है ना, तो वहीं मिलेगा। बाय बाय मैम, बाय बाय बच्चा, थैंक यू सो मच। ठीक है एंड करते हैं भाई। ओके गाना देखो, तो मैं ज्यादा गाने की लाइनें बोलती नहीं हूँ, तो 2 गाने की लाइनें आपके लिए गा देते हैं और फिर एंड करते हैं, है ना? तेरे नाम क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरी दुआ, तुम मेरी दुआ बन गए। ओ हाँ मेरे नाम। भाई मैं पॉज इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है बच्चे हैं तो मुझे शब्दों का भी प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। इस वजह से मेरे को लगता है लिरिक्स सिर्फ मुझे वही बोलने चाहिए जो मेरा आपसे एक कनेक्शन बिल्डअप करे और जो आपके लिए सूटेबल हो, आपकी एज के लिए सूटेबल हो, है ना? तो बेटा ये लाइंस सच में आपके लिए डेडिकेटेड हैं। आप लोग मेरी हंसी बन चुके हो और यू आर माई हैप्पीनेस, यू आर द रीजन फॉर माई हैप्पीनेस। और मैं यही बोलना चाहूँगी, आप जब भी लाइफ में किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, उस दौरान बेटा हम लोग हमारे आसपास जितने लोग होते हैं उनको बहुत निगलेक्ट कर देते हैं, सच एज आप पेरेंट्स। हमें लगता है हम बस सारा टाइम पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, है ना? एंड वी निगलेक्ट देम। हम बोलते हैं अरे हमें पढ़ रहे हैं पढ़ने दो, और फिर जब हम ब्रेक लेते हैं तो हम सोचते हैं यार अब अभी तो ब्रेक का टाइम हुआ, अब हमें बुला रहे हैं बातें करने के लिए, बैठने के लिए, हम उनके पास जाकर के नहीं बैठते हैं। पर बेटा जैसे कि आप, मैंने अभी क्या बोला, हाँ हंसी बन गए तुम, ठीक है, मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गए। तो तुम अपने माँ बाप की ज़मीन और आसमान कब से हो बेटा, उनकी हंसी कब से हो? हम जब ग्रोइंग फेज में होते हैं तो अपने पेरेंट्स को बहुत निगलेक्ट करते हैं। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। कल संडे है, आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आपकी मुस्कान से उनकी मुस्कान है, आपकी खुशी से उनकी खुशी है, तुम खुश होते हो तो वो खुश होते हैं, तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। कृपया करके थोड़ा सा समय अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर निकालें। आई डू अंडरस्टैंड आपकी लाइफ जो है चेंज हो रही है, आप बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर है बोर्ड्स का, पर उस बीच अपने माँ बाप को बिल्कुल ना भूलें, उन्हें समय दें, है ना? और अच्छे से मेहनत करें, मुस्कुराते रहें, रोना धोना साइड पे रख दें। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, डील करना है तो स्माइल के साथ करो, ताकि प्रॉब्लम भी देख के करे अरे यार इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भग जाओ यहाँ से, है ना? तो तुम्हारे साथ भी ये सब होना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू जी, थैंक यू।